Hello everyone. So today we'll discuss about the pharynx, esophagus and stomach. In previous lecture we already discussed about the teeth and salivary glands. तो आज हम डिस्कस करेंगे pharynx के बारे में, esophagus और stomach के बारे में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं pharynx क्या है, आपका कंटिन्यूएशन है आपका ओरल कैविटी का। तो pharynx के अंदर यहाँ पे आप देखिएगा नेजल कैविटी, ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर की आपका नेजल कैविटी है। ये आपका पिंक कलर का आपको जो नजर आ रहा है ये आपका नेजोफेरिंक्स है। यानी बिहाइंड द नोज क्या होता है, नेजोफेरिंक्स। बिहाइंड द ओरल कैविटी क्या होता है, ओरोफेरिंक्स। एंड बिहाइंड द लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंगोफेरिंक्स, जिसका अनदर नेम क्या है आपका, हाइपोफेरिंक्स। तो ये आपके फेरिंक्स के पार्ट हो गए। नेक्स्ट आपका क्या आएगा कंटिन्यूएशन में, ट्रेकिया, यहाँ पे आपका लैरिंग्स एंड दिस इज ओरल कैविटी। ये आपका मैंडिबल, ये आपका मैक्सिला बोन and these are the teeth. तो फेरिंक्स के अंदर स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि फेरिंक्स के अंदर मेनली थ्री स्ट्रक्चर डिवाइड की जाती है। बिहाइंड द नोज क्या होता है, नेजोफेरिंक्स। बिहाइंड द माउथ क्या है, ओरोफेरिंक्स। एंड बिहाइंड द लैरिंग्स क्या है, लैरिंगोफेरिंक्स। मेनली फेरिंक्स का वर्क क्या है, जैसे माउथ के अंदर आपका बोलस बनता है, बोलस आपका बैक साइड में जैसे ही आपका फेरिंक्स में जाता है और ईसोफेगस में जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉलन। सॉलन का मतलब निगलना, यानी फूड पार्टिकल जब बोलस बन जाता है उसको हम फेरिंक्स में ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉलन। तो ये फंक्शन क्या रहा इसका फेरिंक्स का, बोलस को माउथ से लेकर के ईसोफेगस और स्टमक तक ट्रांसफर करना। It means transfer the food particle from the mouth to the esophagus. नेक्स्ट कंटिन्यूएशन, ये फूड पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, ईसोफेगस के अंदर। तो जब तक आपका फूड पार्टिकल माउथ से आपका फेरिंक्स में आता है और फिर ईसोफेगस में आता है, तब तक ये फूड पार्टिकल बोलस कहलाता है। ईसोफेगस का क्या वर्क है, ईसोफेगस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। और ट्रेकिया को क्या कहते हैं हम, विंड पाइप कहते हैं। फूड पाइप का अनदर नेम भी है ग्यूलेट। तो आप ग्यूलेट बोल सकते हैं, फूड पाइप बोल सकते हैं एंड ईसोफेगस बोल सकते हैं। अब ईसोफेगस का क्या काम है, जो आपको फूड पार्टिकल फेरिंक्स से आया है उसको ट्रांसफर करना है स्टमक के लिए। इट मींस ट्रांसफर द फूड पार्टिकल, विच इज द फूड पार्टिकल, bolus, and transfer to the stomach. तो मेनली जो ईसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे होता है, बिहाइंड द विंड पाइप, यानी ट्रेकिया के जस्ट बैक साइड में आपका ईसोफेगस होता है। एंड हार्ट, यानी हार्ट और ट्रेकिया के बिहाइंड में आपका ईसोफेगस होता है। एंड इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट फ्रंट में, और विंड पाइप और हार्ट के बैक में ये रहता है। लेंथ कितना होता है इसोफेगस का, 25 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। डिटेल में हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम में देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इंसीजर टीथ। इट मीन्स ये आपका माउथ का पोर्शन है जहां पर आपको इंसीजर टीथ लिखा हुआ है। उसके बाद ये पोर्शन क्या है आपका, फेरिंक्स का पार्ट है। और यहां से लेकर के यहां तक का ये पार्ट क्या है आपका, इसोफेगस का है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट कर लेते हैं कि आपका फेरिंक्स का जो लेंथ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो है आपका 15 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये जो साइन है ये आपका होता है मेल का। तो मेल के अंदर जो आपका फेरिंक्स की जो लेंथ रहती है वो 15 सेंटीमीटर, एंड फीमेल के अंदर जो लेंथ होती है वो 14 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार से इसोफेगस का जो लेंथ है, मेल के अंदर कितना रहेगा, 25 सेंटीमीटर, एंड फीमेल के अंदर कितना रहेगा, 23 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ देख ली जाए इसकी कि फेरिंक्स और इसोफेगस की लेंथ स्टमक तक कितना होता है। तो ये आपको लेंथ दिया रखा है, ये टोटल लेंथ जो होती है 40 सेंटीमीटर मेल के अंदर एंड 38 सेंटीमीटर फीमेल के अंदर। इट मीन्स फेरिंक्स का लेंथ और इसोफेगस का लेंथ टोटल आपका स्टमक तक कितना होता है, 40 सेंटीमीटर मेल के अंदर एंड 38 सेंटीमीटर फीमेल के अंदर।
इस स्ट्रक्चर में आप दो चीजें देख पा रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नैरोइंग आपका मसल्स हो रहा है और यहाँ पे भी नैरो हो रहा है। ये क्या है? इनको हम बोलते हैं स्पिंक्टर्स। ये जो स्पिंक्टर्स हैं, ये स्पिंक्टर्स क्या होते हैं? आपकी मसल्स का एक क्लस्टर होता है, नैरोइंग क्लस्टर फॉर्म करता है, जो क्या करता है, फूड को बैकफ्लो होने से प्रिवेंट करता है कि आपका जो फूड पार्टिकल फेरिंक्स से ईसोफेगस में आया तो ये ईसोफेगस से वापस फेरिंक्स में ना चला जाए, और ईसोफेगस से जो स्टमक में आया है तो स्टमक से ये वापस ईसोफेगस में ना चला जाए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये लिखा हुआ है C6। C6 का मतलब है जो सर्वाइकल वर्टिब्रा आपके 7 होते हैं, उसमें से C6 जो स्पेस है, C6 वाला जो पोजीशन है, वहां पर होता है आपका अपर इंस्पेक्टर। तो अपर इंस्पेक्टर का नाम क्या है? अपर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर। और इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर। तो ये दो टाइप के आपके स्फिंक्टर होते हैं। अपर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर, जिसका पोजीशन क्या होता है? C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर, जिसका पोजीशन क्या होता है? T11। T11 मीन्स जो थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल 12 होते हैं, उसमें से जो T11 वाला जो पोजीशन है, वहां पर होता है आपका लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है आपका फेरिंक्स का और ईसोफेगस का। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अनाटॉमी ऑफ द ईसोफेगस। अनाटॉमी ऑफ द ईसोफेगस के अंदर हम देखते हैं लेंथ एंड लोकेशन। इसका लेंथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 25 सेंटीमीटर, और हम इंचेस में बोल सकते हैं तो 10 सेंटीमीटर। फेरिंक्स कहाँ से आता है? C6 वर्टिब्रा से स्टमक तक T10 और T11 वर्टिब्रा तक रहता है। यानी आपका C6 से लेकर के आपका T11 तक या T10 तक आपका रहता है। लाई पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया, इसके पोस्टीरियरली साइड में क्या होता है, यानी ये लाई कहाँ पे होता है, यानी ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जस्ट बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट, एंड एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन के फ्रंट में होता है, और ट्रैकिया और हार्ट के बिहाइंड में रहता है। लेयर्स ऑफ द इसोफेजियल वॉल क्या होते हैं? फ्रॉम द इनर टू आउटर। तो ये जो हम लेयर ऑफ द इसोफेगस देखेंगे, ये हम इनर साइड से आउटर साइड की ओर रीड आउट करेंगे। तो इसके अंदर जनरली 4 लेयर्स होती हैं: म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड एडवेंटिशिया। म्यूकोसा जो इनर लेयर है वो किससे लाइंड होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो मेनली क्या करती है? प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द एब्रेजन। एब्रेजन का मतलब क्या होता है? एब्रेजन का मतलब आपकी इनर लाइनिंग के अंदर कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी टीयरिंग, कोई भी वियरिंग ना हो, यानी कटना या फटना, जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? इससे प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट लेयर क्या होती है? सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के अंदर क्या होता है आपका? ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड म्यूकस ग्लैंड फॉर द लुब्रिकेशंस। लुब्रिकेशंस मतलब ये फ्रिक्शन से आपका प्रिवेंट करती है। थर्ड लेयर होती है आपकी मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना मतलब क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर दो टाइप की आपकी मसल्स होती हैं। एक जो मसल्स होती है वो सर्कुलर फैशन में होती है, यानी सर्कुलर कंडीशन में होती है। नेक्स्ट जो लेयर का जो फैशन रहेगा वो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा। केवल स्टमक के अंदर एक चेंज आता है कि एक एडिशनल लेयर आ जाती है, जिसे हम ऑब्लिक लेयर कहते हैं। बाकी पूरे जीआई ट्रैक्ट के अंदर दो मसल्स होती है, एक सर्कुलर मसल्स एंड एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। लास्ट में सुपरफिशियली क्या होता है आपका? एडवेंटिशिया और सिरोसा नियर द स्टमक, यानी आउटर मोस्ट जो पार्ट रहेगा वो कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशिया। तो ये जनरली लेयर हो गया आपका ईसोफेगस के अंदर: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल्स लेयर, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, एंड एडवेंटिशिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पिंक्टर। तो अभी आपने देखा कि दो टाइप के आपके स्पिंक्टर आते हैं: अपर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर एंड लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर। तो स्पिंक्टर्स क्या होते हैं? स्पिंक्टर्स क्या होते हैं आपके? रिंग शेप मसल्स दैट ओपन एंड क्लोजेस passageway इन द बॉडी। मतलब क्या होते हैं?
एक मसल्स का एक रिंग रहता है, यानी रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी पासेज वे के अंदर यानी किसी भी ट्रैक के अंदर ओपन एंड क्लोजेस का वर्क करता है। ओपन कब होगा? जब आपका फूड पार्टिकल आगे की ओर ट्रांसफर होगा तो ओपन हो जाएगा, और बैक फ्लो ना हो इसलिए तुरंत ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम जो करता है वो करता है आपका स्फिंक्टर्स। इसके अंदर दो टाइप की इंस्पेक्टर अभी हमने डिस्कस किया था। अपर इसोफेजियल इंस्पेक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं? यूईएस। एंड लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर को क्या बोलते हैं? एलईएस। तो लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर का अनदर नेम भी है आपका कार्डियक इंस्पेक्टर। अपर इसोफेजियल इंस्पेक्टर कहाँ पे है? एट द फेरिंक्स इसोफेजियल जंक्शन कंट्रोल द फूड एंट्री। जैसे अभी आपने इस इमेज में देखा, तो ये पोर्शन आपका क्या है? अपर इसोफेजियल इंस्पेक्टर है, मेड ऑफ क्रिकोफेरेंजियल मसल्स। यानी ये जो अपर इसोफेजियल इंस्पेक्टर है वो कौन सी मसल से मिलकर बना होता है? क्रिकोफेरेंजियल मसल्स। एंड लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर कहाँ पे होता है? एट द इसोफेगस स्टमक जंक्शन। यहाँ पे देखिए, ये आपका इसोफेगस एंड ये आपका स्टमक और ये आपका जंक्शन। तो इसोफेगस और स्टमक को जो सेपरेट करता है वो कौन सा इंस्पेक्टर है? लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर या कार्डियक इंस्पेक्टर। ये क्या काम करता है? प्रिवेंट द रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। मतलब स्टमक का कंटेंट्स वापस इसोफेगस में ना चला जाए, इससे प्रिवेंट करता है। अगर कभी कभी रूटीनली गैस्ट्रिक का कंटेंट्स इसोफेगस से होते हुए फेरिंक्स से होते हुए आपके माउथ में आ जाता है, तो ये डिजीज कंडीशन में भी आता है जिसे हम GERD कहते हैं। GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जब फ्रीक्वेंटली अगर किसी को ये कंडीशन जनरेट हो रही है कि स्टमक का कंटेंट्स वापस आपके माउथ के अंदर आ जाता है फ्रीक्वेंटली, तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इस डिजीज से या इस कंडीशन से प्रिवेंट करता है आपका कार्डियक इंस्पेक्टर। नेक्स्ट इज द रीजन्स। तो रीजन्स के अंदर आपकी सर्वाइकल इसोफेगस, थोरेसिक इसोफेगस एंड एब्डोमिनल इसोफेगस। इसके अंदर आपके थ्री रीजन्स आते हैं। रीजन्स का मतलब एरिया। तो सर्वाइकल इसोफेगस में कौन सा होता है? C6 वर्टिब्रा। तो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि ये इसोफेगस कहाँ से शुरू हुआ है? जहां से आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा C6 यानी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, जहां पर C6 वर्टिब्रा होता है वहां से ये इसोफेगस स्टार्ट होता है एंड लाई बिहाइंड द ट्रेकिया। और ये जो इसोफेगस है ये कहाँ होता है? ट्रेकिया के जस्ट बिहाइंड में होता है, यानी फ्रंट में आपका ट्रेकिया रहेगा, ट्रेकिया के जस्ट क्या होगा? आपका सर्वाइकल इसोफेगस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देखिएगा, ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है ये क्या है? आपका ट्रेकिया। नेक्स्ट इज थोरेसिक इसोफेगस। थोरेसिक इसोफेगस कहाँ पर होता है? मीडिया स्टीनम, एक्सटेंड थ्रू द मीडिया स्टीनम। तो मीडिया स्टीनम क्या होता है आपका? जहां पर आपका स्टमक सॉरी जहां पर आपका कार्डियक यानी आपका हार्ट सिचुएटेड होता है उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टीनम। पासेस बिहाइंड द हार्ट एंड थ्रू द डायफ्राम। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है एब्डोमिनल इसोफेगस। तो एब्डोमिनल इसोफेगस देखिएगा कि यहाँ पर बहुत स्मॉल पार्ट है, यानी शॉर्ट सेगमेंट इंटरिंग द स्टमक बाय द इसोफेजियल हियाटस। तो यहाँ पर ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये बहुत शॉर्ट सेगमेंट होता है आपका एब्डोमिनल का। तो इसोफेगस के थ्री रीजन्स होते हैं: सर्वाइकल इसोफेगस, थोरेसिक इसोफेगस एंड एब्डोमिनल इसोफेगस। नेक्स्ट फिजियोलॉजी की बात करें कि फंक्शन क्या है इसोफेगस का, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड पार्टिकल्स या बॉलस फ्रॉम द pharynx to the stomach, means transportation of the food and liquids from the pharynx to the stomach. Second function, prevention of backflow by the help of the inspector। तो जो आपके इंस्पेक्टर होते हैं वो आपके बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। थर्ड फंक्शन इज म्यूकस सीक्रेशंस। तो म्यूकस सीक्रेशन क्या करेगा? स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड पार्टिकल और आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द एनी डैमेजेस टू द म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉलोइंग। मैकेनिज्म सॉलोइंग का मतलब है जो आप फूड पार्टिकल को जब बॉलस बन जाता है
तो उसको जो आप सॉलोइंग करते हैं उसके क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से आपकी प्रोसेस चलती है। तो ये प्रोसेस हमारी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज होती है आपकी वॉलेंट्री फेज, सेकंड फेरिंजियल फेज जो आपकी इनवॉलेंट्री होती है, एंड थर्ड फेज आपकी ईसोफेजियल फेज जो आपकी इनवॉलेंट्री होती है। तो ये 3 फेज के अंदर आपका मैकेनिज्म ऑफ सॉलोइंग कंप्लीट होता है। वॉलेंट्री फेज में क्या होता है, जब आप फूड पार्टिकल को माउथ के अंदर लेते हैं, उसका मैस्टिकेशन करते हैं, डिग्लूटिशन करते हैं, और उसके बाद बॉलस जब बन जाता है तो उसको फेरिंक्स और ईसोफेगस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके कंट्रोल में रहता है, यानी ये आपका वॉलेंट्री फेज है जिसपे आपका कंट्रोल होता है। यानी फूड आपने च्यूड किया, फूड को आपने चबाया, formed into a bolus, उस फूड पार्टिकल को आपने बॉलस में चेंज कर दिया, एंड पुश्ड इनटू द फेरिंक्स बाय द हेल्प ऑफ द टंग, और टंग की सहायता से आपने इस फूड पार्टिकल को वापस फेरिंग्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। प्रोसेस कहलाती है वॉलेंट्री फेज। वॉलेंट्री फेज के बाद जो दो प्रोसेस आएंगी, फेरिंजियल फेज और ईसोफेजियल फेज, ये दोनों ही इनवॉलेंट्री होती है। फेरिंजियल फेज में क्या होता है, यूएस ओपन, यूएस क्या है आपका, अपर esophageal sphincter ओपन होता है एंड अलाउ द bolus टू इंटर द esophagus। और क्या करेगा, ये जो bolus आया है इसको अलाउ करेगा esophagus में एंट्री करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, केवल bolus को हम फेरिंक्स तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है वो इनवॉलेंट्री होती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। नेक्स्ट थर्ड फेज आता है आपका esophageal फेज। ईसोफेजियल फेज के अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जो कि आपके दो मसल्स के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। दो मसल्स में कौन सी होती हैं आपकी, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेजियल मसल्स प्रोपल द बॉलस टुवर्ड द स्टमक। प्रोपल्स मींस प्रोपल्शन फेज चलती है जिसके अंदर फूड पार्टिकल को आगे की ओर ट्रांसफर किया जाता है, कोऑर्डिनेटेड बाय द वेगस नर्व एंड इंट्रिक नर्वस सिस्टम। और ये साथ में ये कौन करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स का बाय द हेल्प ऑफ द वेगस नर्व एंड इंट्रिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज एलियस रिलैक्सेशन। अब आपका लोअर इसोफेजियल रिलैक्सेशन होगा, तो बोलस पासेस इनटू द स्टमक। जैसे ही आपका फूड पार्टिकल आप क्या है आपका बॉलस स्टमक के अंदर इंटर करता है, तब जाकर के आपका लोअर इसोफेजियल इंस्पेक्टर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और स्टमक के अंदर एससीएल हार्मोन्स, केमिकल जितने भी जो मिक्स होते हैं फूड के अंदर, तो वो फूड पार्टिकल का नाम क्या हो जाता है, काइम हो जाता है। काइम क्या होता है, continuous movement of the stomach mixes the semi-digested food with the digestive juice and thus form a semi-fluid mass known as chyme। आपने स्टमक के अंदर क्या लिया, बोलस आया, बोलस के अंदर HCl मिक्स हुआ, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स हुआ, गैस्ट्रिक कंटेंट्स भी आपके मिक्स हो गए, और उसको हमने किस में चेंज कर दिया, सेमी डाइजेस्टेड फूड के अंदर। तो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है जो कि रेडी है आपके नेक्स्ट पार्ट में यानी ड्यूडेनम में जाने के लिए, तब इस फूड पार्टिकल का नाम क्या रहता है, काइम। नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई। तो ईसोफेगस में ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, ईसोफेजियल आर्टरीज के द्वारा एंड इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज के द्वारा। वीनस ड्रेनेज किसके द्वारा होगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के द्वारा, एंड नर्व सप्लाई बाय द वेगस नर्व एंड स्पाइनल नर्व्स। तो ये ब्लड सप्लाई आपको वेन्स के और आर्टरीज के नाम याद रखना है, और नर्व सप्लाई के अंदर नर्व्स का नाम याद रखना है। तो ये हमने डिस्कशन किया आपका फेरिंग्स का और ईसोफेगस का। थर्ड जो आपका कंटिन्यूएशन पार्ट है ये है आपका स्टमक। तो नेक्स्ट हम स्टमक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनाटॉमी ऑफ द स्टमक क्या है। स्टमक के बारे में आप जानते हैं कि एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में लोकेटेड होता है। ये आप देख पा रहे हैं कि आपका ईसोफेगस है और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन दोनों के बीच में ये पार्ट प्रेजेंट होता है।
इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डाइजेशन बाय द मैकेनिकली एंड केमिकली ब्रेक डाउन फूड। और इसके अंदर जो बॉलस आया है, इसका मैकेनिकली और केमिकल डाइजेशन होता है। तो स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टमक का रिलेशन क्या होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ। मतलब जो आपका स्टमक है उसके सराउंडिंग में कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब सामने, फ्रंट में क्या होता है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। यानी स्टमक के जस्ट फ्रंट में क्या होगा, लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियरली यानी बैक साइड में क्या होगा, स्टमक के बैक साइड में एब्डोमिनल अयोटा। अयोटा का मतलब क्या है, जो हर्ट से आपका अयोटा निकलता है और वो आपके एब्डोमिनल एरिया में जाता है, तो वहां पर इसका नाम क्या हो जाता है, एब्डोमिनल अयोटा। नेक्स्ट क्या होगा, पेनक्रियाज। यहाँ पे आपका बैक साइड में क्या रहता है, पेनक्रियाज होता है। जस्ट इसके बिहाइंड में स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट साइड का किडनी राइट साइड में रहेगा और यहाँ पर आपका लेफ्ट किडनी और स्प्लीन प्रेजेंट होता है। सुपीरियरली यानी स्टमक के जस्ट, अब ऊपर की बात करें तो ऊपर क्या है आपका, डायफ्राम। तो स्टमक और ये जो लीवर है, ये पूरा कवर रहता है आपका डायफ्राम के द्वारा। और डायफ्राम के जस्ट ऊपर आपके क्या रहते हैं, लंग्स रहते हैं। ईसोफेगस, सुपीरियरली आप देख पा रहे हैं, ये स्टमक के ऊपर क्या है, ईसोफेगस भी है। एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और ये जो लोब है लेफ्ट साइड का, ये भी इसके ऊपर की साइड आता है। तो इसको हम बोलते हैं सुपीरियरली स्ट्रक्चर्स। इंफीरियरली, स्टमक के जस्ट इंफीरियरली क्या है आपका, ट्रांसवर्स कॉलम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्टमक है और इसके जस्ट इंफीरियरली क्या है, ये वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलम। डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो कॉलम का पार्ट है, ये है आपका ट्रांसवर्स कॉलम। नेक्स्ट क्या है, राइट साइड में लीवर एंड ड्यूडेनम। तो आपका राइट साइड में क्या होगा, ये आपका लीवर हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है जो स्टमक से कनेक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। तो ये आपका लेफ्ट साइड में क्या हो गया, आपका स्टमक के लेफ्ट साइड में डायफ्राम एंड स्प्लीन, एंड राइट साइड में लीवर एंड ड्यूडेनम। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है जो आपका स्टमक से कोरिलेट करता है। नेक्स्ट, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे शेप एंड लोकेशन ऑफ द स्टमक, पार्ट्स ऑफ द स्टमक, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। यानी स्टमक का शेप कैसा होता है, तो शेप कैसा रहता है, जे शेप ऑर्गन है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जे शेप में आपका ऑर्गन प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। यानी एब्डोमिनल के जो 9 रीजन रहते हैं, उसमें से कौन से रीजन में रहेगा, लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, मोस्टली इन द एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यानी मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे रहेगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में रहेगा और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में रहेगा। तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि 9 एब्डोमिनल रीजन्स कौन से होते हैं। उससे क्लियर हो जाएगा आपका कि लेफ्ट क्वाड्रेंट क्या है, एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्या है। तो हम 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन के फाइंड आउट करते हैं। तो इस डायग्राम में देखिएगा, अम्बलाइकल रीजन, यहाँ पे जो नेवल होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। जस्ट अम्बलाइकल रीजन के सुपीरियर पार्ट में जाओगे तो ये क्या कहलाएगा, एपीगैस्ट्रिक रीजन। एपीगैस्ट्रिक क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका स्टमक। तो स्टमक को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक के जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एपीगैस्ट्रिक रीजन। तो जस्ट इसके अपोजिट पोजीशन, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है आपका, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ये आपका एपी एंड ये आपका हाइपो। राइट साइड में देखिएगा, ये आपका लुम्बार रीजन होता है। यानी जो वर्टिब्रा कॉलम होता है, वहां पर जो लुम्बार वर्टिब्रा होता है, वो आपका यहाँ पर पोजीशन होता है। तो ये आपका लुम्बार रीजन हो गया। अब लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट लुम्बार रीजन, राइट साइड में है तो राइट लुम्बार रीजन। नेक्स्ट आपका
इंफीरियरली देखिएगा राइट इलियक रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इलियक होता है। जैसे आपने देखा होगा पेल्विस बोन होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, इलियक का है। तो ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा, राइट इलियक रीजन। तो लेफ्ट साइड में कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट इलियक रीजन। सेम आपका सुपीरियरली साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इस तरीके से आपके 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, ये आप इसको पढ़िए, लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन मोस्टली इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो ये देखिए, ये आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन है जिसके अंदर स्टमक का मोस्टली पार्ट जो है ऑक्यूपाई होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो स्टमक का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है और मोस्टली पार्ट कहाँ पे होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये रीजन आप याद रखिएगा। इससे क्या होगा, हम जितने भी आपके एब्डोमेन के ऑर्गन रहेंगे तो उनका जो लोकेशन बताया जाता है वो इन्हीं रीजन के बेस पे बताया जाता है। अम्बलाइकल रीजन में क्या होता है, आपका लीवर कहाँ पे होता है। तो अगर आपको रीजन याद है तो आप इजीली बता सकते हैं कि लीवर आपका प्रेजेंट होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर होता है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन में। क्योंकि आपको रीजन याद है तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्टमक। नंबर 1 कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो पहले इस डायग्राम को देख लीजिए। सुपीरियरली टू बॉटम साइड में हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ईसोफेगस है। यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन किया था, एक स्फिंक्टर था जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। जंक्शन का मतलब यहाँ पर आपका गैस्ट्रो यानी स्टमक, ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस, दोनों का क्या हो रहा है, जंक्शन है। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है ये आपका जो पोर्शन है जहां पर ये जॉइंट होते हैं, तो ये पोर्शन कहलाता है आपका कार्डिया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक क्या है आपका, कार्डिया। सेकंड पार्ट है आपका फंडस। ये जो स्टमक का बल्ज किया हुआ पार्ट है ये कहलाता है आपका फंडस। मेन पार्ट जो रहता है, जो सबसे लार्जेस्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। एंड एंड पार्ट जो रहता है यानी स्टमक का जो टेल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एंट्रम या पाइलोरस। तो ये वाला पार्ट आपका पाइलोरस, फंडस, बॉडी एंड कार्डिया। तो ये आपके 4 पार्ट्स होते हैं। तो कार्डिया के बारे में डिस्कस करते हैं। सराउंड द ईसोफेजियल ओपनिंग, ये कहाँ पे पाया जाएगा, जहां पर आपका ईसोफेगस का ओपनिंग हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या होगा, कार्डिया। कंटेन द कार्डिक इंस्पेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं, लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर विच प्रिवेंट द रिफ्लक्स। ये आपका लोअर ईसोफेजियल इंस्पेक्टर हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, फंडस है। तो फंडस क्या है, डॉम शेप रीजन। ये आपका जो रीजन है ये आपका डॉम शेप में है, ये क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। एक्ट एज ए स्टोरेज एरिया ऑफ फूड एंड गैसेस। ये क्या वर्क करता है, एज ए स्टोरेज ऑफ द फूड और गैसेस। थर्ड पार्ट जो आपका मेन पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टमक बॉडी, जो लार्जेस्ट रीजन होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन और मिक्सिंग के लिए। यानी यही वाला जो पार्ट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आपके स्टमक के अंदर मिक्स होते हैं। लास्ट पार्ट है आपका पाइलोरस, जो कि डिस्टल पार्ट होता है। डिस्टल का मतलब दूर वाला एंड प्रॉक्सिमल का मतलब पास वाला। तो डिस्टल पार्ट क्या है आपका, लीडिंग टू द ड्यूडेनम। आप देखिएगा ड्यूडेनम के जो डिस्टल पार्ट है ये वाला आपका क्या कहला रहता है, पाइलोरस। डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, प्रॉक्सिमल वाला। प्रॉक्सिमल का मतलब पाइलोरिक एंट्रम, ये वाला आपका एंट्रम पार्ट है जो प्रॉक्सिमल है, पास में रहेगा। और डिस्टल वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, पाइलोरिक कैनाल, जो कि डिस्टल होता है। कंटेन द पाइलोरिक इंस्पेक्टर।
और यहाँ पे जो स्पिंक्टर है जो बिटवीन द ड्यूडेनम एंड स्टमक, यानी स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में जो स्पिंक्टर रहेगा, ये कौन सा स्पिंक्टर कहलाएगा? पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो इसका भी सेम स्पिंक्टर का काम है, रेगुलेट द फूड पासेज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको फूड पार्टिकल वापस स्टमक में ना आ जाए, इससे प्रिवेंट करता है आपका पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो अनाटॉमी ऑफ द स्टमक के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया? देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ द स्टमक। फर्स्ट पार्ट इज द कार्डिया, सेकंड इज द फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। सेकंड आपके रीजन भी नजर आ रहे हैं, लेजर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर, ये हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लेयर्स ऑफ द स्टमक वॉल फ्रॉम इनर टू आउटर। मोस्टली जीआई सिस्टम के अंदर फोर लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मसल्स लेयर एंड एडवेंशिया और सिरोसा। तो जो मसल्स लेयर होती है स्टमक के अंदर, एक एडिशनल लेयर आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक लेयर। म्यूकोसा आपका सेम रहेगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जिसके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपका डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और एसियल एंड म्यूकस सीक्रेट करती हैं। अभी हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेयर आपका म्यूकोसा, सब म्यूकोसा होती है जिसके अंदर आपका ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व का सप्लाई होता है। थर्ड लेयर आपका मसल्स लेयर होती है। तो मोस्टली जीआई सिस्टम में दो होती हैं, मिडिल आपका सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। स्टमक के अंदर एक ऐड हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? इनर ऑब्लिक लेयर। इनर ऑब्लिक लेयर का काम क्या रहता है? चर्निंग का काम रहता है। चर्निंग का मतलब क्या होता है? ये जो ऑब्लिक लेयर रहेगा ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा? जो भी डाइजेस्टिव फूड है और जूस है ये आपस में क्या करेगा? मिक्सअप करता है। तो इनर लेयर का काम एक ही है, मिक्सिंग ऑफ द स्टमक कंटेन्स विद द केमिकल्स। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल का सेम काम है आपका, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड ट्रांसफर द फूड पार्टिकल फ्रॉम द स्टमक टू द इसोफेगस, सॉरी टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही आपका फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाएगा, आगे के लिए फॉरवर्ड कर देगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, दैट इज ड्यूडेनम। सेकंड लास्ट वाला आपका है सिरोसा। तो सिरोसा क्या होती है? आपकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है और विसरल पेरिटोनियम लेयर होती है। तो इस तरीके से आपकी स्टमक की फोर लेयर होती है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मसल लेयर एंड सिरोसा। ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है? आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्रांचेस ऑफ द सिलियक ट्रंक। सिलियक ट्रंक का मतलब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। वीनस की बात करें तो ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन। तो वीनस जो ड्रेनेज करेगा वो पोर्टल वेन के द्वारा होगा, और आर्टीरियल सप्लाई जो होगी वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी के द्वारा रहेगा। नर्व सप्लाई किसके द्वारा होगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कौन करेगा? वेगस नर्व करेगा। एंड सिंपैथेटिक कौन करेगा? सिलियक प्लेक्सस। सिलिक प्लेक्सस क्या होता है? इनहिबिट द डाइजेशन करेगा। जैसे ही आपका वेगस नर्व आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी करेगा, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक करेगा, तो सिलियक प्लेक्सस क्या करेगा? आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी करेगा। तो सिलियक प्लेक्सस क्या होता है? ग्रुप ऑफ द नर्व्स इन द अपर एब्डोमेन, यानी डिफरेंट टाइप के आपके नर्व्स का एक ग्रुप होता है अपर एब्डोमिनल के अंदर। वो कनेक्ट होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो उसे हम बोलते हैं सीलियक प्लेक्सस, मींस ग्रुप ऑफ द नर्व्स। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। तो दो ही रीजन आपके होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेजर कर्वेचर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टमक का ये वाला पार्ट जो है ये कैसे शेप में है? आपका कॉन्वेक्स शेप में। तो ये आपका क्या कहलाता है? ग्रेटर कर्वेचर। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका कॉनकेव स्ट्रक्चर में जो नजर आ रहा है अंदर का जो स्मॉल एरिया है, ये क्या कहलाता है? सॉर्टर या कॉनकेव मेडिकल बॉर्डर। तो इस तरीके से आपके स्टमक के दो रीजन होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर एंड लेजर कर्वेचर। फिजियोलॉजी ऑफ द स्टमक की बात करते हैं कि स्टमक के अंदर फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है स्टमक का। तो स्टमक का पहला फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ द फूड। इट मीन्स टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द फूड।
उसके बाद इसमें केमिकल्स मिक्स होंगे, उसके बाद ये रिलीज कर देगा ड्यूडेनम के अंदर। सेकंड, मैकेनिकल डाइजेशन। तो डिफरेंट टाइप के आपके केमिकल्स मिक्स होते हैं और इसका फूड का क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। थर्ड क्या होता है आपका, केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, सीक्रेट द एंजाइम एंड एसिड फॉर प्रोटीन एंड फैट डाइजेशन। यानी डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स एंड हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये हार्मोन सीक्रेशन में, एंजाइम सीक्रेशन में, जैसे मान लीजिए आपका पैप्सिन है, तो पैप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन। एंड गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ द फैट और लिपिड्स। क्योंकि आपका एमाइलेज क्या करता है, आपने ऑलरेडी सलाइवा के अंदर देखा, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। और यहाँ पर जो पैप्सिन है वो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, आपका फैट का डाइजेशन करेगा। फोर्थ फंक्शन है आपका प्रोटेक्शन। मीन्स मस्कुलर लेयर है, म्यूकोशल लेयर है, तो म्यूकोशल लेयर क्या करती है, आपका म्यूकस का सीक्रेशंस करती है, जिससे आपका फ्रिक्शंस नहीं होता है। और साथ में क्या करती है, सेल्फ डाइजेशन एंड पैथोजेंस, कुछ बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको भी ये डैमेज करता है। नेक्स्ट रहता है आपका एब्जॉर्प्शन। तो लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है आपका स्टमक के अंदर। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, सर्टेन ड्रग्स लाइक एस्पिरिन। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं या कुछ ड्रग्स ले रहे हैं जैसे एस्पिरिन, तो ये कुछ लिमिटेड अमाउंट में स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। गैस्ट्रिक सीक्रेशन और कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है 1.5 टू 3.5, इट मींस ये हाईली एसिडिक होता है। तो क्या क्या फ्लूइड हैं या जूस हैं जो आपके स्टमक के अंदर रिलीज होता है। सबसे पहले आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, पैराइटल सेल, चीफ सेल्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ग्लैंड देख लीजिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी होती है, तो उसके अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसके अंदर ये पार्ट क्या कहलाता है, गैस्ट्रिक पिट। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, गैस्ट्रिक पिट। ये आपका क्या है, सरफेस एपिथेलियम। यहाँ पे देखिए म्यूकस नेक सेल्स। ये आपकी सेल्स कौन सी है, म्यूकस सेल्स, जो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। पैराइटल सेल्स, जो आपका एसीएल का सीक्रेशन करती हैं। एंड चीफ सेल्स, जो आपका पैप्सिनोजन का सीक्रेशंस करती हैं। एंड इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स, जो आपका गैस्ट्रिन का सीक्रेशंस करती हैं। ये सारे सीक्रेशंस हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, वो कौन सी सेल से होगा, पैराइटल सेल से। अब इसके अंदर पैराइटल सेल देखिए, ये जो पैराइटल सेल्स हैं, ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है, ये येलो है, ये येलो है आपका, ये येलो। इस तरीके से बीच बीच में क्या होती है, आपकी पैराइटल सेल्स होती हैं, जो आपका HCl का सीक्रेशंस करती हैं। स्टमक का पीएच इसी HCl के बेस पर डिपेंड करता है। 1.5 टू 3.5 इसका पीएच होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है। एसिडिक होने की वजह से ये क्या करता है, किल द माइक्रोब्स। जो भी आपके बैक्टीरिया वायरस फूड के अंदर आ जाते हैं, उनको ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। About 2 liters of gastric juice secreted by the specialized secretory gland in the mucosa। यानी आपका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशंस करती है, ये 1 डे के अंदर अबाउट 2 लीटर सिक्रेशंस करती है। नेक्स्ट आपका पैप्सिनोजन। तो पैप्सिनोजन सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स। अब चीफ सेल्स देखिए यहाँ पर, ये जो चीफ सेल्स हैं, इसके द्वारा क्या सिक्रेशन होता है, पैप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, ये स्टमक का ओनली फंडस वाला पार्ट करता है। जनरली फंडस वाला पार्ट ही केवल गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन करता है। एंड पैप्सिनोजन जो है, चीफ सेल्स के द्वारा जनरली रिलीज होता है। पैप्सिनोजन जो है आपका एंजाइम, ये आपका इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही आपका पैप्सिनोजन से HCl मिक्स होगा, ये आपका पैप्सिनोजन पैप्सिन में चेंज हो जाएगा। जैसे ही पैप्सिनोजन पैप्सिन में चेंज होगा, आपका प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका म्यूकस, जो किसके द्वारा रिलीज होता है, म्यूकस सेल्स के द्वारा।
म्यूकस सेल्स का काम क्या है? प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड एंड एंजाइमेटिक डैमेज। जो भी आपका डैमेज होता है उससे ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। तो ये क्लियर हो गया। म्यूकस के द्वारा, म्यूकस नेक सेल के द्वारा म्यूकस का सीक्रेशन, पेराइटल सेल्स के द्वारा एसिडल का सीक्रेशन, चीफ सेल्स के द्वारा पैक्सिनोजन सीक्रेशन। थर्ड है आपका इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, इसके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ये गैस्ट्रिन क्या करता है? एक्टिवेट टू द रिलीज ऑफ एचसीएल, यानी इसके द्वारा जो गैस्ट्रिन हार्मोन्स आएगा ये एक्टिवेट करेगा पेराइटल सेल्स को टू रिलीज द एचसीएल। नेक्स्ट आपका इंटरिक फैक्टर, ये भी आपका पेराइटल सेल के द्वारा रिलीज होता है। ये जो पेराइटल सेल्स हैं इनके द्वारा एचसीएल और क्या सीक्रेशन हो रहा है? इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करता है? इसेंशियल फॉर द विटामिन बी 12। जो आपका विटामिन बी 12 जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पर्टिकुलरली कौन से पार्ट से करता है? इलियम वाले पार्ट से। नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्रिन, जो अभी हमने डिस्कशन किया कि ये वाला जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है जिसको हम जी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ये आपका हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन क्या करता है? स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन एंड मोटिलिटी, यानी एचसीएल का सीक्रेशन करेगा और स्टमक के कंटेंट्स को मूवमेंट के लिए एक्टिवेट करता है, यानी मूवमेंट चलता रहे स्टमक के अंदर। यही आपका गैस्ट्रिन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशंस, यानी गैस्ट्रिक जो सीक्रेशंस होता है वो कितनी फेजेस में कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर मेनली 3 फेजेस होती हैं: सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। सेफेलिक फेज का मतलब क्या है? जैसे आपके सामने खाना आ गया या आपको मान लीजिए स्मेल आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, आपने कोई चीज टेस्ट किया, वो टेस्ट बहुत अच्छा है। या फिर आप थॉट ऑफ फूड, आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जनरली क्या होगा? आपके माइंड के अंदर से वेगस नर्व के द्वारा ये प्रोसेस क्या होती है? गैस्ट्रिक सीक्रेशंस करने लग जाती है, यानी आपके स्टमक के अंदर एचसीएल का सीक्रेशंस होने लग जाता है। तो ये जो एक्टिविटी हुआ कि फूड को हमने साइट किया, देखा, या हमने स्मेल किया या टेस्ट किया या फूड के बारे में हमने सोचा, तो आपके एचसीएल सीक्रेशन हुआ आपके स्टमक के अंदर। तो इस फेज को हम बोलते हैं सेफेलिक फेज। इसके लिए कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है? मीडिएटेड बाय द वेगस नर्व, यानी वेगस नर्व के द्वारा ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज ट्रिगर्ड बाय द फूड इन द स्टमक। गैस्ट्रिक फेज जब शुरू होगा? जब आपका फूड स्टमक के अंदर आ जाएगा। जैसे स्टमक के अंदर फूड आ जाएगा, आपका गैस्ट्रिक फेज एक्टिवेट होगा और एचसीएल का सीक्रेशन शुरू हो जाएगा। थर्ड आपकी आती है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज का मतलब क्या है? आपका जो फूड पार्टिकल है वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो स्टमक के अंदर सीक्रेशंस क्या होने लग जाते हैं? स्टॉप होने लग जाते हैं। इंटेस्टाइनल फेज कब आती है आपकी? ट्रिगर्ड बाय द काइम इंचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही आपका जो काइम है, काइम मतलब जो आपके स्टमक के अंदर फूड पार्टिकल है, वो वैसे जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, आपका इंटेस्टाइनल फेज शुरू हो जाती है और एचसीएल के सीक्रेशंस स्टॉप होने लग जाते हैं। इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशंस मतलब बंद होने लग जाते हैं बाय द हार्मोन लाइक सीक्रेटिन एंड सीसीके। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके दो हार्मोन हैं, एक सीक्रेटिन है जो एस सेल्स के द्वारा रिलीज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एस सेल्स होता है, एस सेल्स के द्वारा सीक्रेटिन हार्मोन का सीक्रेशंस होता है। ये क्या काम करेगा? इनहिबिट द गैस्ट्रिक सीक्रेशंस। जो स्टमक से जो सीक्रेशंस हो रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशंस हो रहा है, एचसीएल का सीक्रेशंस हो रहा है, तो सीक्रेटिन क्या करेगा? इसको स्टॉप कर देगा। साथ में और क्या काम करेगा? सीसीके यानी कॉलीसाइटोकाइनिन। कॉलीसाइटोकाइनिन क्या करता है? ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का हार्मोन है
और नर्वस सिस्टम के अंदर भी ये रिलीज होता है। ये क्या फंक्शन करता है? इनहिबिट द सीक्रेशंस ऑफ द एचसीएल। तो ये आपकी सेपेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज। सेपेलिक फेज में आपके पास फूड है जो आपने टेस्ट किया है, स्मेल किया, या आपने देखा, या आपने सोचा फूड के बारे में, तब वेगस नर्व के द्वारा एचसीएल का सीक्रेशंस होने लग जाता है। गैस्ट्रिक फेज के अंदर आपका फूड पार्टिकल स्टमक के अंदर आ जाता है, तब आपका एचसीएल सीक्रेशंस होने लग जाते हैं। इंटेस्टाइनल फेज में जब आपका फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो इंटेस्टाइनल हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, सीक्रेटेड एंड सीसीके, और ये आपके एचसीएल के सीक्रेशंस को स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशंस होता है। लास्ट है आपका मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब है कि किस तरीके से आपका जो काइम है ये आपका मूवमेंट करता है, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द कंटिन्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से आपका फूड मिक्स भी होता है और प्रोपल्शन फेज में चला जाता है, यानी आगे की ओर फूड ट्रांसफर हो जाता है। सेकेंड फेज है आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग मतलब कब आपका स्टमक जो है एम्पटी होता है। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट द रिलीज ऑफ काइम इनटू द ड्यूडेनम। जैसे ही आपका काइम जो है कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से एंजाइम आपके मिक्स हो जाते हैं, तो आपका काइम यानी फूड पार्टिकल आपका ड्यूडेनम में ट्रांसफर होने लग जाता है, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, और ये प्रोसेस किसके द्वारा एक्टिवेट की जाती है? इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसिस्टेंसी ऑफ द काइम एंड सिग्नल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्मोन जैसे रिलीज होते हैं, आपका जो फूड पार्टिकल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लग जाता है। एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द काइम, काइम के अंदर अच्छे से अगर एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं, तब स्टमक के अंदर मोटिलिटी प्रोसेस होती है और फूड पार्टिकल यानी काइम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होने लग जाता है, एम्प्टी होने लग जाता है। तो इस तरीके से आपका स्टमक का मोटिलिटी कंप्लीट होता है। तो आज हमने डिस्कशन किया फेरिंग्स के बारे में, ईसोफेगस के बारे में एंड स्टमक के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीवर एंड पेनक्रियास। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो 2 लेक्चर के अंदर हम ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू।